नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज में दिन दहाड़े अपहरण की वारदात हुई है। सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को उठाया, जबरदस्ती कार में बैठा ले गए अपहरणकर्ता। मनमोहन पार्क से शख्स का अपहरण हुआ है। हिंदू हॉस्टल चौराहे की ओर लेकर भाग गए अपहरणकर्ता। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस तो हिंदू हॉस्टल चौराहे की ओर ले गए अपहरणकर्ता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके से पहले अपहरण किया गया और फिर जबरन गाड़ी में बैठाकर यहां से अपहरणकर्ता लेकर चले गए। तो ये वीडियो है, आप इस वीडियो को देखिए। वहां पर मौजूद किसी शख्स ने इस वीडियो को बना लिया और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। प्रयागराज का ये वीडियो है। दिन दहाड़े अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि आखिर कैसे एक आदमी का अपहरण किया गया है। दिन दहाड़े अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। तमाम सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों अब तक अपहरणकर्ता के बारे में नहीं पता लगाया जा सका है। आखिर वो कौन था जिसका अपहरण किया गया। आलोक मालवी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है? दिन दहाड़े अपहरण किया गया है, इस कदर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। तो आलोक से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं। वीडियो में आप देखिए आखिर किस तरीके से एक व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाया गया है, अपहरण किया गया है इस व्यक्ति का। लेकिन आखिर क्यों अपहरण किया गया, इस बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है। आखिर क्या मंशा थी अपहरणकर्ताओं की अपहरण के पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दिन दहाड़े अपहरण की वारदात को अंजाम दिया गया है। प्रयागराज की तस्वीर। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर छानबीन की जा रही है कि आखिर ये अपहरणकर्ता कौन थे और जिसका अपहरण किया गया उससे क्या कनेक्शन था। तो वहीं अलीगढ़ से 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, बिल्कुल बता दें आपको कि यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है। रफीक और आमीन को गिरफ्तार किया गया है। म्यांमार के रहने वाले हैं दोनों रोहिंग्या। अलीगढ़ के शहर कोतवाली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर, यूपी एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है, 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया है। यूपी एटीएस ने ये गिरफ्तारी की है। दोनों का नाम रफीक और आमीन है, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। म्यांमार के रहने वाले हैं दोनों रोहिंग्या। अलीगढ़ के शहर कोतवाली से गिरफ्तारी हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर क्या करने यहाँ पर आए थे और क्या ये 2 ही हैं सिर्फ जो जासूसी कर रहे थे। रफीक और आमीन को गिरफ्तार किया गया है और इनके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये रहने वाले कहाँ के थे और कहाँ से आए थे। म्यांमार के वैसे कहा जा रहा है ये रहने वाले थे, लेकिन अलीगढ़ के शहर कोतवाली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अलीगढ़ किस मकसद से ये पहुंचे थे, इस बारे में जांच पड़ताल की जा रही है। यूपी एटीएस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। यूपी एटीएस ने गिरफ्तारी की है। रफीक और आमीन को गिरफ्तार किया गया है। 2 रोहिंग्या जिनकी गिरफ्तारी हुई है, म्यांमार के रहने वाले हैं ये दोनों ही रोहिंग्या। नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या जानकारी मिल रही है? 2 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया गया है, अलीगढ़ से दोनों की गिरफ्तारी हुई है। आखिर कनेक्शन क्या है अलीगढ़ से? इनका रहने वाले म्यांमार के हैं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 2 रोहिंग्याओं को अलीगढ़ के शहर कोतवाली क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम जो है मोहम्मद आमीन और मोहम्मद रफीक बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी को लेकर लगातार धरपकड़ कर रही है। इससे पूर्व भी कई बार जो है अलीगढ़ से रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया है। उसी के तहत आज फिर यूपी एटीएस ने वहां पर दबिश दी थी। दबिश देने के दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो म्यांमार के
के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की सीमा से अवैध रूप से ये भारत में घुसे थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आकर ये रहने लगे थे और गैर कानूनी तरीके से वहां उत्तर प्रदेश के भारत के जो डॉक्यूमेंट हैं वो तैयार करा रहे थे ताकि ये खुद को उत्तर प्रदेश का नागरिक बता सकें। इसके अलावा एसटीएफ लगातार, एटीएस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है कि इनके साथ में और गिरोह में कौन कौन लोग शामिल हैं और उत्तर प्रदेश समेत देश के किन किन हिस्सों में रह रहे हैं। तो लगातार उनकी निशानदेही पर तमाम जगहों पर एटीएस लगातार दबिश दे रही है, उनको गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। उसके अलावा पूछताछ में यह भी सामने आया कि तमाम जो है गैर कानूनी गतिविधियों में ये दोनों सम्मिलित रहे हैं। उन गतिविधियों के बारे में भी लगातार एटीएस पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि यूपी एटीएस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि 2 दिन पूर्व भी एडीजी येलो ने एक बयान जारी करके कहा था कि उत्तर प्रदेश में जितने जगहों पर गैर कानूनी तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं या फिर रोहिंग्या रह रहे हैं, उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी के लिए। बिल्कुल, और इसी आदेश और निर्देश के अनुसार यहाँ पर उन्हें पकड़ा गया है और आगे ये भी जांच पड़ताल की जाएगी आखिर किस मंशा से यहाँ आए थे। बहुत शुक्रिया नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी से खास बातचीत की और केशव प्रसाद मौर्य से कई सवाल भी किए गए। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, जिस तरीके से आपने संगठन को भी देखा है और लगातार आप सरकार में हैं और जिस तरीके से एक दौर चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं 2022 और किसको मानते हैं जो बीजेपी के सामने? नहीं, 2022 और 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई फर्क नहीं रहेगा। हम 17 में भी 300 से अधिक सीटें जीते हैं और 22 में भी 300 से अधिक सीटें जीतेंगे और प्रदेश में भाजपा की सरकार है और जनता के आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं के परिश्रम, सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों के बल पर 22 में भी हमारी सरकार बनेगी। एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया विपक्ष ने। अभी हमने देखा है सोशल मीडिया पे एक मामला आया लोनी गाजियाबाद का, हालांकि कार्रवाई भी की पुलिस ने, लेकिन भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है और जो इस प्रकार से अफवाह फैलाने का काम, विद्वेष फैलाने का काम, जो प्रदेश का सांप्रदायिक सौहार्द है उसको समाप्त करने का काम करने की कोशिश करेगा, उसे कानून के दायरे में कठोर से कठोर दंड देने की कार्रवाई की जाएगी। और ऐसे लोगों को स्पष्ट चेतावनी है कि प्रदेश के शांतिपूर्ण वातावरण को खराब करने की कोशिश न करें। अखिलेश यादव से बागी विधायक बसपा के मिले हैं, अगर वो वहां जाते हैं, मानते हैं कुछ उनका फायदा होगा और बीजेपी के लिए चुनौती? देखिए, भाजपा के लिए न सपा चुनौती है, न बसपा चुनौती है, न कांग्रेस चुनौती है। सब अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर चुके हैं। 2017 में कांग्रेस के साथ सपा लड़ चुकी है, 2019 में बसपा के साथ मिलकर के सपा बसपा का गठबंधन भाजपा के खिलाफ लड़ चुका है। हर चुनाव में जनता के आशीर्वाद से उनको पराजय का सामना करना पड़ा है और 2022 में भी चाहे सब मिल ही जाएं तो भी भाजपा ही जीतेगी और बड़े अंतर से जीतेगी और जनता के आशीर्वाद से जीतेगी, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीतेगी। धन्यवाद। ये हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिनका साफ कहना है कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है और हम लगातार हर चुनौती को पूरा कर रहे हैं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जहां तक सोशल मीडिया का सवाल है, ऐसे लोगों के खिलाफ चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं। कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा, आने वाली चुनौतियों के लिए सरकार की आखिर योजना क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाने के लिए क्या कदम उठाए? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सरकार ने कैसे मजबूत करने की रणनीति बनाई है? चीजों को जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि आखिर सरकार क्या कदम उठा रही है कोरोना की तीसरी लहर को कर जरूर साझा करें। कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे समय तक रहने वाला है। लगातार जो हमारे वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, हमें ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस के साथ जीना सीख लीजिए। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से क्या तैयारी की जा रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जा रहा है? अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे ज्यादा बेहतर किया जा रहा है? इन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछा है हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से, यूपी सरकार से, और बोला है जल्द से जल्द इसको लेकर जवाब भी दें, क्योंकि चुनौतियां हैं और चुनौतियों के सामने सरकार की योजना क्या है, इसको लेकर सवाल पूछा गया है। क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मजबूत किया जा रहा है, उसके लिए क्या कदम उठाया जा रहा है? जमीनी स्तर पर चीजों को कैसे ठीक किया जा रहा है, इसको लेकर भी सरकार जवाब दे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल पूछे हैं। कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे समय तक रहेगा और आने वाली चुनौतियों के सामने सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, क्या योजना बनाई है ताकि इस तरह निपटा जा सके कोरोना महामारी से, क्योंकि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे और उन बच्चों को प्रभावित न होने दें, इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से क्या तैयारी की गई है, क्या रणनीति बनाई गई है, हाईकोर्ट ने सवाल पूछे हैं। तो गाजियाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, बुजुर्ग की पिटाई को लेकर ताजा अपडेट सामने आया है। उम्मेद पहलवान पर बुलंदशहर में भी मामला दर्ज। महामारी एक्ट में उम्मेद पहलवान पर मामला दर्ज हुआ है। उम्मेद समेत 4 नामजद और 100 अज्ञात पर मामला दर्ज है। कल रात अनूप शहर के मोहल्ला मीरा में पब्लिक मीटिंग की थी। मीटिंग में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ। बुजुर्ग की पिटाई मामले में भी उम्मेद पर मुकदमा दर्ज हुआ है, तो बड़ा एक्शन लिया गया है। पहलवान उम्मेद पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बुजुर्ग पिटाई मामले में बड़ा अपडेट, ताजा अपडेट, उम्मेद पहलवान पर बुलंदशहर में भी मामला दर्ज हुआ है। महामारी एक्ट में उम्मेद पहलवान पर मामला दर्ज हुआ है। बुजुर्ग की पिटाई की गई, बेरहमी से पिटाई की गई, डंडे से पीटा गया। उम्मेद समेत 4 नामजद और 100 अज्ञात पर मामला दर्ज है। कल रात अनूप शहर में मोहल्ला मीरा में पब्लिक मीटिंग की थी। मीटिंग में नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया था, जबकि नाइट कर्फ्यू लागू है। कहा जा रहा है कि बाहर ना घूमे, कोरोना महामारी है, नाइट कर्फ्यू लगाया गया है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए और बाहर मीटिंग की जा रही है, तो एक तरह से उल्लंघन किया गया है नाइट कर्फ्यू का। इसको लेकर मुकदमा दर्ज है और साथ ही पिटाई की गई है, तो उसको लेकर भी एक्शन में अब प्रशासन है और लगातार उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। अशोक कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अशोक, क्या जानकारी मिल रही है? उम्मेद पर मुकदमा दर्ज किया गया है, नाइट कर्फ्यू है, बावजूद इसके बाहर मीटिंग की जा रही है। बिल्कुल, आपको बता दूं बुलंदशहर में देर रात को उम्मेद और वहां पर पहुंचे थे बुलंदशहर में और सोशल डिस्टेंस की जमकर धज्जियां उड़ी थी और बिना मास्क कर वहां पर एक छोटी सी सभा को संबोधित कर रहे थे। तमाम मीडिया को मुखातिब हुए थे, जिसमें से पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस ने एक कोविड के एक्ट के तरह 169 288 की तरह मुकदमा दर्ज किया है। 4 इसमें नाम दर्ज किए हैं, करीबन 100 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जैसे ही मुकदमा दर्ज होता तो उम्मेद यहाँ से फरार हो चुका है। अब देखना होगा, जिस तरीके की सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ी गई थी, लगातार लोनी पुलिस पर सवाल और निशान खड़े कर रहा था उम्मेद। उस अनुसार बुलंदशहर पुलिस ने बैकफुट पाई थी, लगातार मीडिया में इसको खबरों को प्रसारित किया जा रहा था। हाँ। अब लगातार बुलंदशहर पुलिस ने इस पर कार्रवाई करी है और मुकदमा दर्ज कर और जो अज्ञात लोग हैं, जो नाम दर्ज, उन पर कार्रवाई करने का दावा कर रही है बुलंदशहर पुलिस। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं अशोक, और ऐसे में बहुत जरूरी भी है कार्रवाई करने की। लेकिन इन सब के बीच 100 लोगों पर भी, अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। कैसे उनकी पहचान की जाएगी, इसका क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है? क्योंकि अज्ञात हैं अभी ये, तो इनको पहचानने में भी समय लगेगा। बुलंदशहर पुलिस के पास में उनका एक वीडियो है। वीडियो के आधार पर पुलिस चिन्हित कर रही है कि कौन कौन लोग थे या किस किस लोगों की शरण मिल रही थी, या षड्यंत्र के तरह इस सभा को करना था, या पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में जहर उगलने के लिए लोनी से यहाँ पर पहुंचा था सभा का ये नेता बताया जा रहा है उम्मेद। जिस तरीके से 3 वीडियो वायरल होते हैं, वीडियो के आधार पर एसएसपी संतोष कुमार का दावा है, जो वीडियो के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं। चिन्हित कर फिर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल 2 टीम इसमें IT की टीम लगाई गई है और वीडियो के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। करेंगे बड़ी खबर की ओर। अयोध्या जमीन खरीद विवाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे से ट्रस्ट के दावे पर सवाल उठे हैं। जमीन के दाम 3 गुना बढ़ने का दावा किया था। न्यूज़ 1 इंडिया के पास उसी इलाके की एक और जमीन की बेनामा कॉपी है। 7 जून 2021 को हुआ था उस जमीन का बेनामा। लगभग 0.304 हेक्टेयर जमीन की सरकारी कीमत 1.90 करोड़ रुपए है। 1 करोड़ से भी ज्यादा, यानी कि लगभग 2 करोड़ रुपए में जमीन बेची गई है। इस जमीन को अयोध्या मेयर के भतीजे ने खरीदा था। मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का भतीजा है दीप नारायण। इस बेनामे से पता चल रहा है कि जमीनों की कीमत नहीं बढ़ी है। तो बड़ी खबर, अयोध्या मामले को लेकर अयोध्या जमीन खरीद विवाद मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासे से ट्रस्ट के दावे पर अब सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट ने दावा कुछ किया था
और बातें कुछ सामने आ रही हैं और यही वजह है कि लगातार सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया के पास उसी इलाके की एक और जमीन की बेनामा कॉपी है। 7 जून 2021 को उस जमीन का बेनामा हुआ था, तो जमीन के दाम 3 गुना बढ़ने का दावा किया था और न्यूज़ वन इंडिया के पास उसी इलाके की एक और जमीन की बेनामा कॉपी है। लगभग 7 जून 2021 को हुआ था उस जमीन का बेनामा और 0.304 हेक्टेयर जमीन की सरकारी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है। तो अयोध्या जमीन खरीद विवाद मामले पर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत जल्द ट्रस्ट सभी आरोपों का जवाब देगा। सुल्तान अंसारी से मांगे गए 20 साल पुराने दस्तावेज, जिला प्रशासन से भी रजिस्ट्री संबंधित सभी कागजात मांगे गए हैं। सभी दस्तावेजों के साथ ट्रस्ट जवाब देगा। तो बड़ी चीज, जवाब अब देगा ट्रस्ट, क्योंकि ट्रस्ट पर ही सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा था कि ट्रस्ट ने दावा कुछ किया है, खुलासे कुछ हो रहे हैं, तो अब इस पूरे मामले को लेकर ट्रस्ट जवाब देगा और सबकी निगाहें टेलीविजन स्क्रीन पर रहेंगी, क्योंकि जवाब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आस्था से जुड़ा मामला है हर किसी के लिए और अयोध्या मामले को लेकर कोई भी छोटी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी और यही वजह है कि ट्रस्ट की तरफ से सारे जवाब दिए जाएंगे। जो सवाल उठ रहे हैं उनको लेकर ट्रस्ट की तरफ से अब जवाब दिया जाएगा। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहां दावा किया गया कुछ और हकीकत कुछ, खुलासे कुछ हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव बेनामा कॉपी दिखा रहे हैं हम आपको और इस कॉपी में 7 जून 2021 का डेट मेंशन है। अब इसको लेकर ट्रस्ट जो है बनाया गया है वो जवाब देगा कि आखिर जो आरोप लगाए जा रहे हैं ट्रस्ट पर जमीन खरीद को लेकर, लगभग 2 करोड़ में बताया जा रहा है जमीन खरीद हुई है, 3 गुना ज्यादा दाम, लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर ट्रस्ट की तरफ से अब जवाब दिया जाएगा। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, जहां सीएम योगी के राज में बदल रही गांवों की तस्वीर। सीएम योगी ने बुधवार को ही किया था सीएचसी का निरीक्षण। सीएचसी जंगल कौड़िया पर पहुंचे लोगों ने सीएम को धन्यवाद कहा है। जी हां, सीएम योगी को लोगों ने धन्यवाद कहा है क्योंकि तस्वीरें बदल रही हैं। सीएम योगी ने प्रदेश की लगभग 4 सीएचसी को गोद लिया है और इनकी तस्वीर बदल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जंगल कौड़िया सीएचसी को गोद लिया है, जिसके बाद से अब इस सीएचसी की तस्वीर और आसपास रहने वाले लोगों की तकदीर बदलने लगी है। आने वाले दिनों में मॉडल सीएचसी के तौर पर इसे विकसित किया जा रहा है। बेड्स की संख्या में इजाफा हो या फिर रंगाई पुताई का कार्य, सभी कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ही इस सीएचसी का निरीक्षण भी किया था, जिसके बाद यहां आने वाले लोगों में काफी खुशी है। लोगों का कहना है कि तस्वीरें बदल रही हैं, सुविधाएं अच्छी मिल रही हैं और यहां के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। सीएचसी गोद लिया, अच्छी बात है। यहाँ तरह तरह की सुविधा आएगी, लोकल लोगों का सुविधा बढ़ेगी। परेशानी हो रही थी पहले, अब दिक्कत नहीं होगा, प्लांट भी लगेगा। डॉक्टर भी रात में अब रहेंगे यहाँ पे, ऐसा कल सीएम योगी ने निरीक्षण के दौरान कहा है। इससे कितना फायदा मिलेगा आपको? अच्छी फायदा मिलेगा, क्योंकि 24 घंटा कोई डॉक्टर यहाँ रहता नहीं था, रहने लगेंगे। सीएचसी गोद लिया, अच्छी बात है। यहाँ तरह तरह की और यहाँ पे हम लोग कोविड वैक्सीनेशन कर रहे हैं 18+ का, जिन्होंने पहले से बुकिंग कर ली है। और ये सीएचसी जंगल कौड़िया है, जिसको अभी अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गोद लिया है और उसका निरीक्षण करने भी वो कल 16 तारीख के दिनांक में वो यहाँ आए थे और उन्होंने निरीक्षण किया यहाँ का। और सर ये भी बताना है कि मतलब यहाँ पे उनके आने के निरीक्षण करने के बाद, उससे पहले भी प्रभारी सर हमारे जो यहाँ के हैं डॉक्टर मनीष चौरसिया, उन्होंने कई सारी फैसिलिटीज। ऑस्ट्रेलिया इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।